बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर के साथ हाजिर है। हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मसाइल पे बात करते हैं और उनके हल पे ख़ास तौर पर बात करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान के करंट इकनॉमिक सिचुएशन, जो माशी हालात हैं, और उसके साथ साथ इसमें के सोल्यूशन हम किस तरह ले सकते हैं, वो कौन से इकदाम हमें करने चाहिए जिससे हमारे माशी हालात बेहतर हो सके। इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं मिस्टर जफर महमूद साहब, जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और जिनकी उम्र गुजर गई है इसी काम में, एक्सपोर्ट स्पेशली और बिजनेस मसाइल को हल करने में। तो हम उनसे इस मौजू पे बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ पहले कर दूं कि पाकिस्तान की लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट थी वो $32 बिलियन थी और जो फॉरेन रेमिटेंस थी वो $31 बिलियन थी। एक्सपोर्ट में जो मेजर मार्केट हमारी रही है शुरू से, वो हमारी रही है यूएस नंबर 1 पे आता है, देन यूरोप, देन यूएई और देन चाइना। अब थोड़ा सा इंडोनेशिया का भी नाम उसमें आना शुरू हो गया है। अब हमें बेसिकली अपनी मार्केट्स को जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि कहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और उनको हम किस तरह, हमें एक स्पेसिफिक 3-4 मार्केट पे फोकस नहीं रखना चाहिए। और इसी तरह प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे भी जाना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि इस कंट्री में कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड है और उसको हम उस डिमांड को फुलफिल कैसे कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन सिस्टम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, वो कौन सी प्रोडक्ट्स हमें बनानी चाहिए। इसमें हमें गाइड करेंगे जफर महमूद साहब। जी जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, टाइम निकालने का। आपका टाइम बहुत कीमती है, चैम्बर में भी आपकी मसरूफियत है, आपका बिजनेस भी है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसकी वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल करीम। डॉक्टर साहब, आपने आज का जो मौजू रखा है, मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी हमें सैर हासिल गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो सारी दुनिया को पता है, स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी इसमें परेशान है। बिजनेस कम्युनिटी देखती है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ। बिल्कुल। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त स्ट्रेस में है। बिल्कुल ठीक है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो 75 साल में जो हमारे यहाँ हुकूमतें आती रही हैं और जो लोग जो रस्तू हम पे बैठे रहे हैं, उनका इतना विजन और उनकी इकोनॉमी के ऊपर प्रायोरिटी नहीं रही है। बिल्कुल ठीक है आपने, सबसे बड़ा इशू ये हमारा ये, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट रही हैं और आज तक जितनी हर्डल्स हैं वो एलिमिनेट नहीं हो सकी बिजनेस कम्युनिटी की, बल्कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं स्पेशली उसमें हर्डल्स और बढ़ जाती हैं और करप्शन का जो रेट है वो टाइम बढ़ता ही चला जा रहा है और जिस वजह से हमारे ये मसाइल खड़े हो गए हैं। अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की टोटल जो रिसीट्स हैं, बिल्कुल, फॉरेन करेंसी में वो ऑलमोस्ट 32 और 31 आपने कहा कि जी वो तकरीबन $63 बिलियन बनती हैं, जिसमें से $8 बिलियन फ्रेड की मद में बाहर चला गया, तो बाकी $55 बिलियन बनती है। बिल्कुल ठीक है। तो $55 बिलियन को आप अपनी आबादी पे डिवाइड करें तो $250 आप पर पर्सन अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। जब पर पर्सन आप $250 अर्न कर रहे हैं तो आप दूसरी तरफ देखें आपकी $80 बिलियन की जो लीगल एक्सपोर्ट है और फिर अंडर इनवाइसिंग डालें और फिर आप उसमें स्मगलिंग डालें तो आपकी 100 बिलियन से ऊपर चली जाती है फिगर। और उसके अलावा अगर आप देख लेंगे जब यहाँ से जो फीसेस बाहर जाती हैं, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, फिर डिफरेंट कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं वो अपने प्रॉफिट्स मार्जिन लेकर जाती हैं, फिर यहाँ से पेप्सी, कोक, ये सारी रियलिटीज जो इनकी जाती हैं, स्पेशली आईपीपीज जो, और उसके अलावा वही प्राइवेट पावर प्लांट्स जो हैं जी। तो ये सारी चीजें आप डालते हैं तो तकरीबन आपकी जो है वो पर पर्सन $600 से भी इंक्रीज कर जाती है आपकी पेमेंट्स। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो $300-350 का फर्क है आपका, अब वो देख लें वो कैसे पूरा करना है आपने। वो हम मांग टांग के और ये वो करके कर रहे हैं और अब ये आलम आ गया कि जी खुद मिनिस्टर आगे कह रहे हैं कि जी वो हमें तो कोई पैसा नहीं देता, ये हमारी बात नहीं सुन रहा, तो हम ये बेच देंगे, हम वो बेच देंगे। तो हमें तो बेचने पे रखा हुआ उन्होंने, वी आर फॉर सेल। पूरी कौम की हर चीज जिस पे कोई हाथ रखेगा वो ब्रेफ रोकता है। तो जब इस मुल्क के ये हालात होंगे कि पूरी कौम एक स्टेक पे हो और पूरे कौमी जो असासाजात हैं वो स्टेक पे हों और हर चीज बराए फरोख्त हो, मगर करप्शन उसी नहज पे चल रही हो, अखराजात जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के उसी नहज पे चल रहे हों, जो ब्यूरोक्रेसी के और इनके जो पक्ष हैं वो उसी नहज पे हर साल बढ़ रहे हों,
और महंगाई, मिनिस्टर्स दिन ब दिन तादाद बढ़ती तादाद जाती भी बढ़ रही है और उनके बेनिफिट्स भी बढ़ रहे हैं। बेनिफिट्स भी बढ़ते हैं। हर हुकूमत आती है वो कहती है गुजारा नहीं होता इसमें, और बढ़ा दें, पेट्रोल इतना प्रोटोकॉल है। पे बिलियन ऑफ रुपीस पर डे मैं कहूंगा। तो डॉक्टर साहब इसमें मैं समझता हूं कि सबसे अहम किरदार जो होता है वो हुकूमत वक्त का होता है, जो महंगाई का। इस वक्त जो महंगाई का सैलाब है हमारे यहाँ, आप देखें जी, इस वक्त इंटरेस्ट रेट 20% तक पहुंचा हुआ है, इससे बिल्कुल हाई चला गया है। और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो ये कहते हैं कि 19-20%, मैं कहता हूँ 40% पे पहुंच गई है। 40+ है महंगाई इस वक्त दुनिया में हम 10वें नंबर पे हैं महंगाई में, और एशिया में हम दूसरे नंबर पे हैं। और किसको फॉलो करने हैं? श्रीलंका को, जो बैंकरप्ट हो गया वो 1 नंबर पे, और उसके बाद हम खड़े हैं दूसरे नंबर पे। अच्छा, मैं समझता हूं कि जी इसमें थोड़ा बहुत इस वक्त इंटरनेशनल इफेक्ट्स भी हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्ट्रेस में है। ये जो 2023 साल आ रहा है, ये बहुत बड़ा क्रंच ईयर आपका आ रहा है। बिल्कुल सही। और इस पूरे साल के अंदर, इस क्रंच ईयर के अंदर हमने बड़ा अहम तरीके से अपने मुल्क को लेकर चलना है और अपनी इकोनॉमी को लेकर चलना है, जबकि हमारे यहाँ प्लानिंग एक दिन की भी नहीं होती। ये डंग पॉलिसी के ऊपर हर कोई आता है। जिसको हम कहते हैं, कोई आज तक 12 सालों में कोई आपने जो ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस नहीं की। बिल्कुल सही। कोई आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी अनाउंस नहीं की। कोई बिजनेस कम्युनिटी जो स्टेक होल्डर है उनको आपने कभी बोर्ड पे नहीं लिया कि जी आप उनसे मशवरे के साथ पॉलिसीज बनाएं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस बात की अक्कासी करती हैं कि जी वो कौमें जो इस तरह चलती हैं, फिफ्थ पिलर जो कि बिजनेस कम्युनिटी जो है, लेट देम टेक द पॉलिसी। अगर आप उनको ऑन बोर्ड नहीं करेंगे तो आप 75 साल में जो कर रहे हैं, अब नहज पे पहुंच गया, ब्लास्ट की पोजीशन पे आ रहे हैं। तो लिहाजा हमें करेक्शन लेने की जरूरत है एज ए नेशन। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जी हर चीज की करेक्शन का एक वक्त होता है। आप स्टॉक मार्केट ले लें, आप प्रॉपर्टी मार्केट ले लें, तो हर चीज करेक्शन लेती है ना, तो फिर वो अपने असल रिदम में आती है और फिर उसकी स्पीड बढ़ती है और फिर वो कंटिन्यूटी उसमें आती है। जब आप रॉन्ग साइड पे चले जा रहे हैं और करेक्शन नहीं ले रहे, तो फिर वो बड़े हाई हो जाते हैं उसके जो बूस्टर्स, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो हमें अब ठंडे दिल से सोचना चाहिए, हमें करेक्शंस लेनी चाहिए, हमें वो मेजर्स लेने चाहिए जिनकी वजह से हम इस नहज पे पहुंचे हुए हैं। हमें देखना चाहिए कि जी हमारी पॉलिसी को कहां कहां इंजेक्शन गलत लगे हुए हैं और कहां कहां डेंट पड़े हुए हैं, हमने उनको सही इंजेक्शन लगा। ये जो आपने करेक्शन की बात की ना, तो मुझे स्पेस टेक्नोलॉजी याद आ गई इस बात से कि सैटेलाइट जब हम लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऑर्बिट की मुख्तलिफ टाइप है। हम अगर सर्कुलर ऑर्बिट को ले लें तो उसमें रिवॉल्व करते वक्त करते करते कुछ अरसे के बाद उसकी करेक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि वो उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और वो ऑर्बिट से बाहर भी निकलना शुरू हो जाता है। तो हम करेक्ट करके उसको, उसकी स्पीड भी मेंटेन करते हैं और उसको वापस लाते हैं, तो तब वो उसकी लाइफ बढ़ती जाती है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि जब तक हम करेक्शन नहीं करेंगे, अब हम 100 रुपया कमा रहे हैं और 500 खर्च कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 400 कहीं से कर्ज लेंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा आमदनी और खर्च का जो गैप है, जो आपने बताया कि $80 बिलियन की इंपोर्ट है और $32 बिलियन की एक्सपोर्ट है, तो $48 बिलियन का तो ये डायरेक्ट हो गया। डॉक्टर साहब ये जो फिगर है, पिछले साल की है। पिछले साल की, इस साल की बड़ी खतरनाक फिगर है। आपकी $20 बिलियन से ऊपर की एक्सपोर्ट नहीं है और आपकी सिर्फ एनर्जी का जो बिल है वो $27 बिलियन। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके जो आईपीपीज हैं, जो जिंदगी के, मैं कहने पाकिस्तान की तारीख के जो सबसे दो गलत तरीन फैसले हैं, एक नेशनलाइजेशन और दूसरा आईपीपीज का फैसला है। बिल्कुल सही कहा। तो ये दो फैसले कौम को कई 100 साल पीछे ले गए, अदरवाइज हम इतने बुरे हालात में ना होते अगर ये फैसले गलत ना लिए। आपने जो नेशनलाइजेशन की बात की, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब नेशनलाइजेशन की गई तो उससे पहले हम एशियन टाइगर थे और हमारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो लगी थी वो बेहतरीन इंडस्ट्रीज थी और बेहतरीन काम कर रही थी। इंडिया हमसे पीछे था और हम बहुत आगे जा रहे थे। टाटा का टीका लगा। इस
چیز کے اوپر تائید بولتی ہے. پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتائی ڈاکٹر چلتے کیوں ہیں. چلتے اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو وہ جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, جو کہ آپ غلط چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ خود سے تجویز کرتے ہیں اپنے علاج کو کہ مجھے درد کا ٹیکہ لگائیں یا مجھے طاقت کی ڈرپ لگائیں, وہ اس کے اوپر, اور دوسرا وہ پیسے کم لیتے ہیں. اچھا, اب اس میں سب سے بڑا جو الارمنگ بات ہے, آپ کو پتا ہے وہ جو 50 روپے یا 100 روپے لیتا ہے, اب ایک ڈسپوزیبل سرنج کی بھی قیمت ہوتی ہے. وہ میں نے جب شکر گڑھ میں گاؤں میں گیا, وہاں پہ مجھے پتا چلا جب میں کام کر رہا تھا اور میں نے چھاپا مارا, تو وہاں پہ ایک بندہ تھا جو صرف مختصر سی سرنجز کے ساتھ 5-6 سرنجز کو ہر مریض پہ لگاتا تھا. اچھا, نارملی تو اسپتالوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سرنج ایک دفعہ یوز ہوگی اس کو پھینک دیا, لیکن جب ایک بندے نے 50 روپے لینے ہیں تو اس نے سرنج کو بار بار تو نہیں وہ خرید سکتا, اس نے ایک ہی سرنج کو جتنے مریض بھی آ رہے ہیں ان کو لگانا. اب یہ سب سے بڑی وجہ بنتی ہے ہیپاٹائٹس پھیلنے کی, ہیپاٹائٹس بی, سی اور HIV کو. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مطلب انسانیت کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, ان کی جان کے ساتھ. آپ لوگ آپ کو پیسے دے کے جا رہے ہیں, آپ الٹی لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں تو اور سب سے علاج کر رہے ہو, لیکن وہ ان کے ساتھ ان کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو لوگ جب یہ سمجھ جائیں گے کہ میں ایسا نہیں کرنا, تو یہ پہلا سٹیپ ہے سدباب کرنے کا. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہر ڈاکٹر کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈگری ڈسپلے کرے, ٹھیک ہے. اور آپ پوچھ سکتے ہیں اس کا PMC نمبر, ہر ڈاکٹر کا ایک PMC نمبر ہوتا ہے, آپ اپنا PMC نمبر سے پوچھیں, اور آن لائن ویب سائٹ کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ PMC نمبر ہے, اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہے. یہ چیز آپ کو اس چیز سے روک سکتی ہے. دوسرا یہ کہ بڑے لوگوں نے بھی مجھے ہیلپ آؤٹ کیا. میں نے سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے, سوشل میڈیا کو ہم نے آپٹ کیا. سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پہ بھی ہم چھاپے مارتے تھے, لوگوں کو عیاں کیا, ان کو دکھایا کہ یہ یہاں پہ جو بندہ 20-25 سال سے بیٹھا ہے, جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل ڈاکٹر ہے, پروفیشنل ڈاکٹر نہیں ہے. تو اس سے بڑی مجھے ہیلپ ملی عطائی ڈاکٹروں کو پکڑنے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے عطائی ڈاکٹرز کو آپ پکڑتے ہیں, کچھ ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جی ہم ان کے حمایتی کے طور پہ, حالانکہ وہ اسی کا ٹارگٹ بن رہے ہوتے ہیں. جی, ایسے ہی آپ نے بات کی انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے, اسٹیرائڈز کے انجیکشن جن کو لگتے ہیں تو وہ فوراً ان کو ریلیف مل جاتا ہے. جی, ایسے ہی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ڈاکٹر مسیحا ہی ہے. بے شک یہ غلط ہی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس سے جو صحت مل جاتی ہے یا اس سے آرام مل جاتا ہے, تو وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپریشن کر رہا ہوتا ہے اس کے خلاف آ کے. جی بالکل, آپ نے جو بھی ذکر, تھوڑا سا اس پہ بات کیجیے. ہاں, جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا بالکل بریک سے پہلے, آپ بتا رہے تھے کہ وہ بڑے مقدمات ہوئے اور یہ سب کچھ ہوا. تو آپ جب بھی کسی بھی مافیا کے ساتھ آپ کو کانفرنٹ کرتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ آپ کو کیا کرتے ہیں, آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں, برائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ آپ کے آفیسر کی انٹیگریٹی کے اوپر ہے کہ وہ برائب سے دور رہے. سب سے پہلے یہ تو انٹیگریٹی ایک آفیسر کی. دوسرا طریقہ پھر وہ ریکویسٹ کا ہوتا ہے, سفارش کلچر ہے. آپ کو کوشش کریں گے. تو میں تو ان کو ایک ہی بات کرتا تھا کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں ان کے بھی ہاتھ کاٹتا. تو اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک دفعہ ان کو آپ چھوڑ دیں تو اگلی بار کیجیے. اپنی کل کائنات دو پہ لگا دی اور دوبارہ کوئی قائد اعظم پاکستان میں پیدا نہیں ہوا. بالکل صحیح. تو ان کے اوپر تو ٹرسٹ, لوگوں کو بلائنڈ ٹرسٹ تھا, تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو جو مانگتے لوگ ان کو دینے کو تیار تھے, تو ہم نے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا. تو لہٰذا اب آپ کے پاس ایک وہ وقت تھا کہ آپ کے اپنے لوگ آپ پہ اتنا ٹرسٹ کرتے تھے اور دنیا ٹرسٹ کرتی تھی. تو آج آپ پہ کوئی ڈونر, کوئی بینک, کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بھی آپ پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ جی آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کھو دی ہے. آپ کے غلط فیصلوں نے, آپ کی غلط سوچ نے, آپ کی کرپشن والی اپروچ نے, اور آپ کی نااہل ٹیموں کی وجہ سے جو بھی گورنمنٹ میں لوگ آئے ہیں, کسی کے پاس کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے, کوئی کسی کے پاس کوئی اکنامک ٹیم نہیں ہے, سب بس شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ارسطو ہے. تو جب فزیکلی وہ سامنے آتا ہے تو وہ ارسطو ٹھوس ہوتا ہے, اور وہ ملک کو اور 10-20 سال ایک ہی جھٹکے میں اپنی ایک ہی ایکٹ کے اندر وہ پیچھے لے جاتا ہے. تو چلے, ہمارا موضوع چونکہ پولیٹیکل نہیں ہے, ہم اکانومی کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت جو حالات ہیں آپ کے, کوئی ایل سی نہیں کھل رہی, کوئی پیمنٹ نہیں ہے, کوئی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہیں ان کے لیے آپ کے پاس مشینری کے وی آر ٹی اور وہ چیزیں جو اسپیئر پارٹس اور وہ چیزیں ہیں, ایک تو وہ پورشن ہوتا ہے اور ایک را مٹیریل کا پورشن ہے, وہ دونوں چیزیں آپ کو دستیاب نہیں ہیں. بالکل. جب آپ کو دو چیزیں امپورٹ والی دستیاب نہیں ہیں تو پھر تو آپ ایکسپورٹ بھی نہیں ہو سکتی ہے. اب ہمیں دو کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جنگی بنیادوں پہ یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کے اوپر کام کرے, اس کے اوپر انسینٹو دے, اس کے اوپر جنگی بنیادوں پہ کام کریں. جتنی دیر تک آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہوتا نا, آپ کو ایک راستہ بند نہیں کرنا چاہیے. پوری کائنات کا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں, الٹرنیٹ ہم نے بند کر دی ہیں, تو ساری ٹریفک جام ہو گئی ہے. وہ اکانومی کی ٹریفک تھی. تو ایک تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ جو سچویشن نظر آ رہی تھی 1-2 سال پہلے, گورنمنٹ کی ایسا انہوں نے 500 ارب کا پچھلی گورنمنٹ نے دیا 1% کے اوپر کے انڈسٹری کی انہانسمنٹ کے لیے. میں کہتا ہوں بڑا اچھا اقدام تھا وہ. اس وقت یہ الٹرنیٹ کے اوپر دیتے
کہ جی آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر چلے جائیں, جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری لگائے گا اس کو کچھ انسینٹو, کچھ بینیفٹس, کوئی ٹیکس ریبیٹ, کچھ چیزیں ملتی تو ایک وہ ہوتا. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے ہم جی ناظرین بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسپیشل ٹی وی کو اپنی اسکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریکوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں. کچھ منظر ہم سے کھو گئے ہیں, جیسے وقت کے چہرے پہ کچھ مسکراتے لمحے کہیں چھپ سے گئے ہوں, جیسے کتابوں کے صفحوں میں پروئے کچھ لفظ اپنے جملے سے مٹ گئے ہوں. بستے میں تھا جو بچپن بھرا وہ ہاتھ سے کیسے چھوٹ گیا ہے, ایک کہانی کا تانا بانا وقت سے پہلے ٹوٹ گیا ہے. جیسے روشنی ہو پر آنکھیں بند ہو جائیں, آواز ہو پر سننے نہ پائیں, جیسے انگلی کوئی ہاتھ کے تھام لینے کی منتظر ہو. آدھی ادھوری دل کی کہانی بچپن کے آنگن میں موڑ کے دیکھیں, جیسے رات کوئی صبح کے آ جانے کی منتظر ہو. اس تصویر کا کوئی رنگ پھیکا نہ پڑنے پائے کہ کوئی کہانی اپنے کسی کردار سے نامکمل نہ رہنے پائے. اس لیے الخدمت فاؤنڈیشن ہزاروں یتیم اور بے سہارا بچوں کے خواب سنبھالے, انہیں تعبیر کی راہ دکھائے آگے بڑھ رہا ہے. ایک کہانی کا تانا بانا پھر سے وہی جڑ گیا ہے. صرف 4500 روپے ماہانہ سے آپ بھی یتیم بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن, کہ کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بے پناہ خوشی ہوئی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسپیشل ٹی وی کے اس ہیڈ کوارٹر میں اور نشریات کے اس مرکز میں مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. میری پوری ٹیم سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے سیٹ اپ کو بھی وزٹ کیا ہے, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسپیشل ٹی وی جو ہے وہ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل محاذ پر اپنے لیے ایک بڑا مقام اور نام پیدا کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھی اس وقت الیکٹرانک میڈیا کے میدان میں بہت بڑے کھلاڑی بھی موجود ہیں اور بہت بڑا کام بھی ہو رہا ہے, لیکن اس سب کچھ کے باوجود لوگ شرافت کی تلاش میں ہیں, سچائی کی تلاش میں ہیں اور صحیح تجزیوں کی تلاش میں ہیں, اور اپنی معاشرت جو گم کر دی گئی ہے اس کی تلاش میں ہے. اور مجھے اس پوری ٹیم سے توقع ہے کہ انشاءاللہ اسپیشل ٹی وی اپنی اسی محنت, اپنے ویژن اور اپنے مقصد اور پاکستان کی ایک بڑی خدمت کے لیے یہ چینل ایک بڑی خدمت بھی انجام دے گا. میری دعا یہی ہے کہ اللہ اس کو ہر طرح کی کامیابی دے اور اس پوری ٹیم کو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے. میری توقعات ہیں کہ اسپیشل ٹی وی حقیقت میں جو ایک کمٹمنٹ رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ٹیم ہے وہ اپنے لیے اپنی محنت کے ساتھ عزت کا, شہرت کا اور وقار کا مقام حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ اسپیشل ٹی وی کو ہر طرح کی کامیابیاں نصیب کرے. بہت بہت شکریہ. اسپیشل ٹی وی کو اپنی اسکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریکوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں.
आज की सोच। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं स्पेशल टीवी के स्टूडियोज़ में हाज़िर हुआ हूँ। इस मुल्क में एक ऐसे चैनल की शिद्दत से ज़रूरत थी जो गैर जानबदार हो, एक गैर जानबदाराना तज़िये हों, बाइस ना हो और पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, इस्लाम के हवाले से एक बुलंद आवाज़ के साथ बात की जा सकती हो। एक ऐसा चैनल की ज़रूरत थी कि जिसको पूरी फैमिली के साथ बैठ के आदमी देख सके। एक ऐसा चैनल चाहिए कि जो हमारी मशरकी इक़्तिदार को फ़रोग़ दे और मग़रबी इक़्तिदार के सामने उसी तरह डट के खड़ा हो जाए जिस तरह आज से तकरीबन 70 साल पहले मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने डट के खड़े हुए और सारी मग़रबी इक़्तिदार की बातों का इंतहाई मुस्बत और ठोस जवाब दिया, जिसके नतीजे में जो मग़रब की जलगार थी और जिसका ये खदशा था कि ये हमारी सोसाइटी को बहा के ले जाएगी, वो तूफ़ान थम गया और उन दलाइल का कोई मुकाबला न कर सका। मुझे उम्मीद है कि ये स्पेशल टीवी हमारी इन इक़्तिदार की हिफाजत करेगा। ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है। ये नौजवान नस्ल का तर्जुमान बनेगा। ये हमारे बेटियों के सरों को ढांपने वाला टीवी होगा और हमारे बेटियों के हकूक़ के लिए बात करेगा। हमारे घरों में इसकी एक हर वक्त ज़रूरत महसूस की जाएगी और एक ऐसा चैनल ये इंशाअल्लाह बनेगा कि जो हर हाल में हर उस पहलू को जिसकी मुल्क के लिहाज से एक अहमियत है उसको उजागर करेगा। स्पेशल टीवी को अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए दी गई फ्रीक्वेंसी अपने केबल ऑपरेटर को फराहम करके ट्यून करवा लें। जी जफर साहब, हमारी डिस्कशन चल रही थी एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात आप कर रहे थे कि हम इंपोर्ट को कंट्रोल तभी कर सकते हैं अगर हम उसका सब्स्टिट्यूशन मतलब लोकल इंडस्ट्री को हम प्रमोट करें और लोकल इंडस्ट्री वो सारी प्रोडक्ट्स बनाएं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन सी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपके ज़हन में हैं कि ये वाली इसके लिए तो मस्ट इंडस्ट्री लगनी चाहिए? अच्छा जी, देखिए दो चीजें हैं। सबसे पहले आप अगर थॉरली जाना चाह रहे हैं तो मैं एक बात मेरे जहन में आई है, करेक्शन के हवाले से मैं एक आखिरी बात करना चाह रहा हूँ। देखिए जी, हुकूमतें जो हैं इस वक्त जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारा बड़ा वीक है। बिल्कुल सही कहा। बहुत ही कमजोर स्ट्रक्चर है और फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, ऐसे मुश्किल वक्त के अंदर जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट की रजीम है वो चेंज हुई है, नए चीफ साहब आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी इस वक्त दो चीजें उनको करनी चाहिए और वो शायद कर भी रहे हों। एक तो ये करेक्शन लेने वाली बात है, इसके ऊपर उनको कंसेंसस डेवलप करने चाहिए और जहां जहां पे करेक्शन की जरूरत है वहां वहां पे बड़ी स्ट्रिक्टली करेक्शन लें और चीजों को स्ट्रीमलाइन करें और बड़ी रोस्टम पे आ जाएं। दूसरी जो चीज है वो बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें। बिजनेस कम्युनिटी जो स्टेक होल्डर है, लेट देम मेक द पॉलिसी फॉर द एक्सपोर्ट एज वेल, फॉर द एक्सपोर्ट फॉर लोकल। देखिए दो किस्म की इंडस्ट्री है, एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, एक लोकल इंडस्ट्री है। हम खुद एक 25-26 करोड़ का एक हुजम है, तो हमें भी एक बिल्कुल लाइवलीहुड और नेसेसिटीज और लग्जरीज और सारी हमें भी चाहिए होती है। तो एज ए 26 करोड़ आबादी जो एक रिक्वायरमेंट हमारी है, हमें एक तो उसको फोकस करना चाहिए। हमें पॉलिसीज ऐसी रखनी चाहिए कि जी एक ही साल में हम गंदम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारी गंदम बड़ी बड़ी उग गई है बीच में ही, तो हमें उसके ऊपर बड़ी यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनानी चाहिए। अब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ये है कि जी गंदम सामने पड़ी है और आप उसको एलोकेट नहीं कर सकते हैं, 6 महीने वो ऐसे स्ट्रक्चर में लगी है, वो गंदम खराब हो जाएगी, लोग भूखे मर रहे हैं। अब लोग भूखे मर रहे हैं, आपके पास गंदम खराब हो रही है। बिल्कुल सही। तो कोई इमीडिएट एक्शन, कोई फास्ट जो नेसेसिटीज है ना, उसके लिए गवर्नमेंट को फास्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए और बड़ा
बड़ा कैटेगोरिकली और क्लैरिफाई एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जी आप उसको उस जो पॉवर्टी सर्कल है उसके अंदर ऐसी चीजें 2-3 चीजें हैं। देखें जी, एक तो हेल्थ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बीच में ले आए और बहुत महंगा कर दिया है। आज शरह मुआद इतनी बढ़ गई हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बैठे हुए वो भी कहते हैं कि जी हम तो प्राइवेट यहाँ बैठ के आप इलाज करेंगे, तो वहां बैठ के वो प्राइवेट काम कर रहे हैं। नहीं, प्राइवेट में भी वही काम कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में बैठ के वो ऑपरेशन करते हैं तो प्राइवेट तौर पे कर रहे हैं। तो एक तो हमें सबसे पहले अवाम को जो रिलीफ देने वाली चीज है वो ये बुनियादी चीजें हैं। दूसरी जो गवर्नमेंट को चाहिए, जिसपे वो बेबस है मैं समझता हूँ, वो पेट्रोल की प्राइसेस हैं और एनर्जी की प्राइसेस हैं। जो महंगाई की मेन रीजन है वो आपका पेट्रोल और आपकी बिजली है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जी IMF कह रहा है 30 रुपए और बिजली बढ़ाएं तो आपका 85-90 रुपए के दरमियान यूनिट चला जाएगा, जो कि पैमरा के पास समझ चली गई है। तो वो रोज हो गए वो 10-20 रुपए बढ़ा देंगे कि इतनी डिमांड थी इतनी बढ़ा दी, तो हम पे तो बर्डन पड़ गया ना। तो हमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो नहीं है, कंपटीशन से हम बाहर हो जाएंगे, एक्सपोर्ट वाली कोई चीज नहीं हो रही, महंगाई और बढ़ेगी, करप्शन और बढ़ेगी। ये जो बिजली की आपने बात की, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे मैं मुख्तलिफ एनालिसिस करता रहा हूँ। लाहौर चैम्बर में भी इस पे मैंने काफी काम किया था, एनालिसिस किए थे कि एनर्जी, चीप एनर्जी प्रोडक्शन होती है और देन फॉसल फ्यूल होती है। जो एनर्जी मिक्स है इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड वो होता है कि 70 to 80% आपकी चीप एनर्जी होनी चाहिए और 20 to 30% आपका फॉसल फ्यूल महंगी बिजली होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल आपका बर्डन कम पड़े। जो मैं कहता हूँ 20-30% भी होनी चाहिए, 100% आप उसमें आए। वो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो वेल एंड ये है ना। ये देखें जी, अब हमारे पास दुनिया का दूसरा बड़ा रिसोर्स है कि हम विंड इस पे इलेक्ट्रिसिटी पे जा सकते हैं। उसके बड़ा ये जो बलोचिस्तान से कराची तक का वो लाइन है, वहां पे आपको बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, उसके ऊपर आपने कभी सोचा नहीं है। आप ट्रेन बना लेते हैं अरबों रुपए लगा के, और वो जो रिक्वायरमेंट नहीं है, जो नेसेसिटीज में नहीं आती और जो नेसेसिटीज में आती हैं चीजें, वो आप नहीं बनाते हैं। आपकी तरजीहात ही डिफरेंट है। दूसरा, आपने आज तक कालाबाग डैम को छोड़े, वो सियासत की नजर हो गई, अरबों रुपया लोगों ने खाए और खर्च किए, वो एक लंबी स्टोरी है। मैं कहता हूँ छोटे डैम बनाने की हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम छोटे छोटे डैम बना के भी जो ना 50,000 मेगावाट तक जा सकते थे। सिर्फ विंड से हम 50,000 मेगावाट ले सकते हैं। तो हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास वी आर वेरी रिच। हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास तरजीहात नहीं है। हमारी जो भी हुकूमत में आते हैं उनकी तरजीहात नहीं होती, और इंटरनेशनल प्रेशर में वो ऐसे काम जो मुल्क के मफाद में होते हैं वो नहीं करते। यही करेक्शन हमने लेनी है। बिल्कुल। अभी आपने कालाबाग डैम की बात की, तो उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि डैम जितने भी बनते हैं उनका जो बेसिक पर्पस होता है वो वाटर स्टोरेज होता है, और एनर्जी उसका बाय प्रोडक्ट है। तो और वो उस टाइम पे होना है कि जब वो एक्सेस पानी होना और उसको छोड़ना है, तो फिर एनर्जी बनेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपके पास तो 2-3 महीने होते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, कि जिसमें आपके पास पानी होता है और आप 24 आवर नहीं तो 18 आवर 12 आवर बिजली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी साल में आप सारा दिन जमा करते हैं और शाम के 3-4 घंटे के लिए आप उनको यूज करते हैं, उस वाटर को एनर्जी बनाने के लिए। हमारे पास जो दरिया सिंध है वो इतनी हाइट से आ रहा है और सी में जा रहा है, उसमें मुख्तलिफ जगह पे हम पन बिजली या हम ये कहते हैं उसको रन ऑफ द रिवर लगा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली है कि किसी भी गवर्नमेंट ने इस पे काम नहीं किया, तरजीहात में नहीं है ना। तरजीहात लास्ट जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट फाइनली स्टार्ट कर दिया था। बोंजी और दासू 2 फिजिबिलिटी स्टडी वापटा ने कंप्लीट की थी 2002 में। तो वो उसको भी वार फुटिंग पे करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ अभी तक। वो चाइना वाला जो इंसिडेंट हुआ था, इंजीनियर जो मारे गए थे, वो उसी प्रोजेक्ट में थे। वो 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है कि आप एक हेड ऊपर क्रिएट करते हैं, टनल्स बनाते हैं, पानी की वही ताप सकती है ना, वो कंटिन्यूटी उसमें 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होनी थी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट अगर हम दरियाए सिंध पे लगाते हैं तो 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी है। देखिए एनर्जी के ऊपर डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं जी, हमारे पास 500 साल के रिजर्वायर हैं कोयले के। बिल्कुल सही। कोयले से हम अगर 4-5 प्लांट वहां छोटे छोटे लगा लें, जर्मन से मंगा के, या कहीं दुनिया में चल रहा है, तो हम जितनी डीजल की रिक्वायरमेंट है वो वहां से पूरी कर सकते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है गैस की वो पूरी हो सकती है, और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है ये खाद की वो पूरी हो सकती है। तो वो हम उससे बना सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं बना रहे। हमने उसके ऊपर नहीं काम किया। अब चाइना ने बड़ी कोशिश की कि हम यहाँ पे रिफाइनरी लगाएं और चीजों को अपग्रेड करें। तो
हमारी गवर्नमेंट ने हर्डल और ये वो चीजें और वो ना करने वाले काम और दुनिया का प्रेशर्स और बाहर से पैसे ले लिए तो उनको काम नहीं करने दिया, तो यहाँ $20 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, वो भी गवर्नमेंट उसके ऊपर भी हर्डल डालती रही है और वो नहीं हो सकी। तो अब वो उन्होंने भी करेक्शन लेनी है, वो उठा के उसको अब आपको अफगानिस्तान में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इससे पहले जब जापान यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था तो हमने अपने हिस्से मांगे और उस वक्त वो नहीं लगी यहाँ पे इंडस्ट्री और वो चली गई थाईलैंड और मलेशिया में, और आज वो कहाँ पे है मुल्क दोनों। तो अब हमारा तो ये हाल है कि हम खुद रोकते हैं, हम रास्ते में दरवाजे बंद करके खड़े हैं, कोई हमारे पास आ ना जाए। तो ऐसे मुल्क में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी क्या करेक्शन आप लेंगे और क्या पॉलिटिक्स और क्या स्ट्रक्चर। यहाँ पे 30-40 करोड़ रुपए में आप एमएनए बनते हो तो वहां पे क्या लेजिस्लेशन किसी ने करनी है, वहाँ सारे प्रॉपर्टी डीलर ही आके बैठेंगे ना, बिल्कुल सही, जो वहां से पैसे कमाते हैं। तो वो तो एक सारा स्ट्रक्चर ही जो है ना वो करेक्शन लेने वाला है। अब आपके पास एनर्जी के ऊपर 3 सालों में इसका जो है ना वो सिलसिला हल हो सकता है। आप अगर किसी बड़े मुल्क को या किसी बड़े ग्रुप को यहाँ पे दावत दें, वो यहाँ पे आके लगाए, इन्वेस्टमेंट करे, वो यहाँ पे रिफाइनरी लगाए, वो आपसे लोकल करेंसी में पैसे लेके आपको पेट्रोल दे और आपका बिल बचे एक्सपोर्ट का, वो खुद जहाँ से मर्जी डॉलर करें। अब और चाइना जैसे मुल्क है वो तो ये कहते हैं कि हम डॉलर को हाथ नहीं लगाएंगे, भी हम आपको जितना रिक्वायरमेंट होगी दे देंगे, बाकी हम अपने मुल्क में ले जाएंगे। ऑप्शन बीओटी वाला भी होता है, बिल्ड ऑपरेट एंड। तो यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जिसको हम अपनी परसेंटेज के बगैर करना नहीं चाहते। तो आज वो वक्त आ गया, आज वो वक्त आ गया डॉक्टर साहब, आज हमें साफ बातें करने की जरूरत है, आज हमें खुल के इस बात के ऊपर बात करने की जरूरत है कि हम अब वो छुपा छुपी का खेल नहीं खेल सकते अगर हमने मुल्क को बचाना है। आज हम मजबूर हैं ये सच्ची बातें करने के ऊपर कि ये वो चीजें हैं जिन्होंने इस मुल्क को रोका हुआ है। और मैं समझता हूँ ब्लू इकोनॉमी के ऊपर देख लें, हमारे पास 1046 किलोमीटर का एरिया है समंदर के साथ, और हम वहां से 400 बिलियन की सिर्फ मछली और ये चीजें कर रहे हैं, जबकि छोटा सा वियतनाम है 90 बिलियन की उसकी सिर्फ एक्सपोर्ट है मछली की। तो हम वहां से हमारा $100 बिलियन की सिर्फ वहां अपॉर्चुनिटी अगर हम उसको प्रॉपर टेकअप कर लें, लेकिन माफियाज ने और कार्टल ने उसके ऊपर जो कब्जे किए हुए हैं, तो पूरे मुल्क में जो माफियाइज्म है उसको खत्म करने की जरूरत है। हमें बड़ी जो ना वो मेजर लेने की जरूरत, इजीनेस लाने की जरूरत है कि जी आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काम करने की जरूरत है, करप्शन से पाक माशरा बनाने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ तो कोई आपने काम करना है, आपने चार्टर लेना है यूनिवर्सिटी का तो आपने 25 करोड़ देना है, आपने कोई काम करना है तो आपने रिश्वत से स्टार्ट करना है, तो क्या आप डिलीवर करेंगे? जो लोग जिस प्रोजेक्ट की बुनियाद करप्शन के ऊपर होगी, क्या वो सच्चे दिल से एक मुल्क के लिए काम करेगा वो प्रोजेक्ट? यहाँ पे तो सड़कें बनने से पहले जहां पे जमीनें खरीदते हैं तो वहां से सड़कें निकलती हैं, यहाँ फाइल खुलती ही जो है ना वो करप्शन की नजर पे है। जहां पे करप्शन का हाई रेट होते हैं वहां फाइल खुलती है, जहां करप्शन के कॉन्सेप्ट नहीं होता वहां फाइल नहीं खुलती। इवन इंडस्ट्रियल स्टेट जब बनती तो पहले से जमीनें खरीद ली जाती हैं। वो कायदे आजम रहमतुल्लाह जना जब थे उधर जियारत में, उनकी तबीयत नासाज थी, तो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जना, जिसको उस वक्त भी लोगों ने जो है ना वो गद्दार वतन और उसकी टीम को कह दिया, जो कि इस मुल्क के लिए जिनसे ज्यादा कुर्बानी किसी ने नहीं दी, तो उनसे पूछा गया कि जी ये क्या पसंद करते हैं, वीक हो गए हैं, खाने नहीं खा रहे। तो उन्होंने कहा जी इनका एक ड्राइवर था, इकबाल शायद गालबन नाम था उसका, तो उसके बनाए हुए खाने बड़े शौक से खाते थे। मिलिट्री सेक्रेटरी ने उसको ढूंढा, वो फैसलाबाद से मिला, उसको लाया गया, उसको ला के खाने पकाए। जब कायदे आज़म तशरीफ लाए, टेबल पे बैठे, तो पूछा किसने पकाए खाने? जी इकबाल ने। उन्होंने उसे भी बुलाया, उसकी फाइल भी ले आए। इकबाल आया, उसे हालचाल पूछा और फाइल आई तो उसपे 138 पे खर्च हुए थे उसको ढूंढने में, उसको वहां लाने पे। तो कायदे आज़म ने अपनी जेबों से सारे पैसे निकाल के 138 पे टेबल पे रखे और कहा कि ये पैसे मेरी जात के लिए खर्च हुए हैं, इसका बोझ मेरी कौम पे नहीं पड़ना चाहिए, ये खजाने में जमा कराएं एंड क्लोज द फाइल। तो उस वक्त फाइलें ऐसे खुलती और बंद होती थी, और आज फाइलें कैसे खुलती और बंद होती हैं ये आपको पता है। आपके मुल्क की इकोनॉमी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आप बाकी चीजों की डायरेक्शन आपकी ठीक नहीं होगी। बहरहाल मैं समझता हूं कि जी ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस वक्त जो बैरूनी कर्जे आपसे 125-30 बिलियन के डॉलर के दरमियान है, 3 साल में हम ये कर्जा उतार सकते हैं। कोई इतनी बड़ा कर्जा नहीं है, कुछ भी नहीं है ये इसमें, अगर हम अपनी करेक्शन ले लें करप्शन से भी और बाकी चीजों में भी, तो ये कोई बड़ा नहीं है। अब टोटल 300 अरब के लगा लें आप, अंदरूनी बैरूनी और सारे वो जो हमने इशू किए हैं चीजें इसके ऊपर, तो आप कोई इशू वो भी नहीं है। 3 साल के लिए हम एक कौम बन के अगर चलना शुरू कर दें तो आप दोबारा उस ट्रैक पे आ सकते हैं। मैं समझता हूं इसमें हमारे ईमान की कमजोरियां हैं कि हम छोटे लालचों में, इंटरनेशनल के किसी लालच में ये वो आगे कुछ लोग यूज हो जाते हैं, कुछ मुल्क की फिर हम पर से कुछ डाल देते हैं मुल्क के इंटरेस्ट को। तो सबसे पहला इंटरेस्ट जो है हमारा वो मुल्क और कौम के लिए होना चाहिए। सबसे पहला इंटरेस्ट अपनी
मुल्क का होना चाहिए, फिर दूसरा इंटरेस्ट आप अपना देखें, अपनी चीजें करें। तो जितनी देर तक हम एज ए कौम, एज ए नेशन एक दूसरे से और अपने आप से मुखलस नहीं होंगे, हम इन मामलात पे नहीं जा सकते। अब छोटी छोटी बातें करने का डॉक्टर साहब वक्त नहीं है कि जी ये ठीक कर दें, वो ठीक कर लें, ये ठीक कर लें, वो ठीक कर लें। कहाँ बात करनी है अपने एक्सपोर्ट की, कहाँ अपने इंपोर्ट की बात करनी है, वो चीजें अब छोटी रह गई हैं। बड़ी चीज तो सर्वाइवल रह गई है। आपके तो यहाँ खाना जंगी के हालात पैदा हो जाएंगे, आप यहाँ पे एटम बम बेचने के दर पे हुए हैं। बिल्कुल, आप अपनी मुल्क की सालमियत और अपने मुल्क का जो फख्र है, जो आपकी प्रोटेक्शन है, उसको बेचने के दर पे हुए हैं। आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आप इस कौम को बेच रहे हैं। तो खुदारा इस कौम को बेचने की बजाय करेक्शन लें। और मैं समझता हूं कि जो इसमें आगे जो फैसला साज अदारे हैं या फैसला साज लोग हैं, उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर जो है ना वो मिसाके मईशत करें और बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें। अभी फेडरेशन चैम्बर ने पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स को ऑन बोर्ड किया है और उसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं। और 10 फरवरी को इस्लामाबाद में हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी क्या इसके सोल्यूशंस और क्या चीजें हैं। तो मैं समझता हूं कि जब चीजें सियासतदानों के हाथों से निकल गई हैं और निकल रही हैं, खुदा न खास्ता मुल्क ना निकले कहीं, हम उसको बचाना चाहते हैं। यहाँ हम दोबारा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके हम इस पे डिस्कशन करेंगे। जो आपने बात शुरू की बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी नाजरीन, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा। स्पेशल टीवी को अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए दी गई फ्रीक्वेंसी अपने केबल ऑपरेटर को फराहम करके ट्यून करवा लें। व्हाइट बोर्ड से आगे सोचो और सोचो को पंख लगा दो। खला की खिड़की खोल के झांको, कायनात के राज चुरा लो। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। दार अर्कम अपनी 700 से ज्यादा ब्रांचेस में 3 लाख से ज्यादा तुलबा को बेहतरीन अखलाकी अकदार के साथ तालीम और तहजीब दोनों दे रहा है। दार अर्कम, तालीम तहजीब साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी अब करीब आने वाला है और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये वाकई स्पेशल टीवी होगा। इसमें न सिर्फ ये है कि इंटरटेनमेंट और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि इस्लाही चीज़ें भी होंगी और साथ साथ मिज़ाह भी होगा, संजीदा चीज़ें भी होंगी, शेर व अदब भी होगा। ये लोग बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं और ख़वातीन जो हमारे माशरे का निस्फ़ हैं, उनकी जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उसकी नुमाइंदगी भी और उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि एक फ़ैमिली चैनल होगा जिसमें ख़बरों को सिर्फ मिर्च मसाला लगाकर प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि वाकई ख़बर और उसकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी और उस पर तज्ज़िया भी होगा। तो इस दौर में कि जब हम मीडिया की एक यलगार देखते हैं, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा चैनल जिसमें मकासद भी अच्छे हों, लोग भी अच्छे हों, प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हों और माशरे के हर तबके के लिए उसके अंदर एक उसका अक्स नज़र आ रहा हो, तो उसकी ज़रूरत भी है। और स्पेशल टीवी इस पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की वर्किंग कर रहा है। अभी टेस्ट ट्रांसमिशन है, इंशाअल्लाह करीब इसका इफ्तिताह होगा और अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत कबूल आम हासिल करेगा। मेरी नेक तमन्नाएँ इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं, इसमें काम करने वाले तमाम मीडिया के जितने वर्कर्स हैं और जितने उनको गाइड करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए हैं। इंशाअल्लाह ये अच्छा चैनल होगा, सबका चैनल होगा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, उम्मत को रिप्रेजेंट करेगा और लोकल इश्यूज़ को भी इंशाअल्लाह ताला ये ठीक तरीके से नुमाया करेगा। बहुत शुक्रिया, आप इंतज़ार कीजिए, आने वाला है स्पेशल टीवी। स्पेशल टीवी को अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए दी गई फ्रीक्वेंसी अपने केबल ऑपरेटर को फराहम करके ट्यून करवा लें। मुसलमान मुसीबत में
मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद, 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन, बलूचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान, सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी, पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख, खैबर पख्तूनख्वा सरबुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता, और कुछ नायाब और स्पेशल लोग, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी अपने नाम ही की तरह स्पेशल है और इंशाअल्लाह होगा। ये असल में एजुकेशन कमर्शियल है, जिसके अंदर तालीम और सिर्फ तालीम ही नहीं, तालीम और तरबियत के ऊपर यानी फोकस रखा जाएगा। ख़बरें भी होंगी और ऐसी ख़बरें होंगी कि जो सनसनी नहीं फैलाएंगी, ख़बर के असल तक पहुँचेंगे अपने तज्ज़िये के साथ। और जो आज के दौर की सहाफ़त का अलमिया है वो ये है कि हर सहाफ़ी और हर मीडिया हाउस कोई ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन ले चुका है, इसलिए यानी वो चैनल तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है कि जिन चैनल से आम आदमी की तरबियत हो सके और तज्ज़िया इस तरह का हो कि हर पहलू उसके अंदर समो लिया जाए। इसी तरह ये चैनल भी एक ख़ास नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के अवाम और बैनुल-अक़वामी हैसियत इख्तियार कर जाएगा कि जिस तरह वो अपना ताल्लुक़ात जो हैं अपनी बात सुनने वाले के साथ रखते हैं, और एक दफ़ा जो उनकी बात सुन लेता है वो हमेशा उनके कलाम का खूगर होकर रह जाता है। और इंशाअल्लाह मुझे तवक्को है कि स्पेशल टीवी इंशाअल्लाह एक नई रवायत कायम करेगा और आला रवायत कायम करेगा। शुक्रिया। स्पेशल टीवी को अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए दी गई फ्रीक्वेंसी अपने केबल ऑपरेटर को फराहम करके ट्यून करवा लें। जी जफर साहब, आप बार बार एक बात कर रहे हैं और हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं, वो ये है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए। हुकूमत को बहुत पहले ये एक्सपोर्ट इमरजेंसी डिक्लेयर करके वो उन तमाम फैसिलिटीज देनी चाहिए जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सकती और इंपोर्ट को कम किया जाए, इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन डेवलप की जाए। देखिए जी डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपको इसमें कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि IMF पैसा नहीं दे रहा। अगर जितनी हमने पिछले 3 महीनों में स्ट्रगल की है IMF से 1 बिलियन लेने की, थोड़ी सी हम रूम देते बिजनेस कम्युनिटी तो अब तक शायद वो 3-4 बिलियन डॉलर आ चुका होता। बिल्कुल सही कहा। आज 40 रुपए का डॉलर का फर्क है, तो मेरा ख्याल है पिछले 1.5 महीने में 5 बिलियन डॉलर हुंडी के जरिए पाकिस्तान आया। बिल्कुल सही कहा। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप इकोनॉमी को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? ये कुछ सोचे समझे मंसूबे से ही ऐसा हो रहा है या क्या हो रहा है? आज भी मैं कहता हूं कि जी अगर आप इंडस्ट्रियल एमएनसी दे दें, आप कौम से कहेंगे जी जो मुल्क में इंडस्ट्री लगाना चाहता है डॉलर सरेंडर करे गवर्नमेंट को, और वो डॉलर का सोर्स नहीं पूछा जाएगा। आप डॉलर का सोर्स ना पूछें, डॉलर लोग सरेंडर करें और उसमें आप इंडस्ट्री लगाने दें उनको। 2 साल का दे दें, आप इसके ऊपर सब्सिडाइज कर दें टैक्सेस के ऊपर और ये वो, और आप कहें आप देखें 10-15 बिलियन डॉलर आपके पास वैसे ही आ जाना है आप जब ये इन्वेंट्री देते हैं। आपने इन्वेंट्री किस लिए देनी है? मुल्क में इंडस्ट्री लाने के लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और ये इन्वेंट्री है।
یہ آپ انڈسٹریلائزیشن کے لیے صرف ان سے کہیں کہ جی ڈالر سرنڈر کر دیں. دیکھیں ہماری قوم کا بھی قصور ہے, ہمارے ایمان کمزور ہیں, اور ہم ایک غلط کام یہ کرتے ہیں کہ جو چیز تھوڑی سی شارٹ ہونے لگتی ہے ہم سارے اس کو اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ کرپشن کا پیسہ بڑا ہے اس ملک میں, اور وہ بیوروکریسی کا پیسہ بھی ہے, وہ پولیٹیشین کا پیسہ بھی ہے. سیاستدان کا تو کرپشن کا کم پیسہ ہے, کیونکہ اس پر کرپشن نہیں ہوتی, اس کے پاس بلیک منی بڑی کم ہوتی ہے, وہ ڈکلیئرڈ منی ہوتی ہے. تو وہ پیسہ سارا اس طرح سرکولیٹ ہوتا ہے, وہ جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر شارٹیج ہونے والی ہے وہ اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں, اور اس چیز کی شارٹیج ایکچولی ہوتی نہیں, کر دی جاتی ہے آرٹیفیشلی. صرف وہ پیسے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ سراسر حرام رزق ہے. تو ہمیں اس سے بھی باز آنا چاہیے. جو بزنس کمیونٹی میں بھی جو لوگ ہیں میں ان کو بھی تنبیہ کروں گا کہ آپ ذخیرہ اندوزی اور اس طرح کی چیزوں سے پوری قوم کو باز رہنا چاہیے. آج ملک کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہے کہ جی گندم جو ہے یہ آٹا سمگل کر دیا گیا افغانستان. اب بارڈر سمگلنگ جو ہے اس میں رینجرز اور آرمی کے بھی کچھ لوگ انوالو ہوتے ہیں. نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسمگل کیا گیا ہے, ایکسپورٹ ہو جاتی ہے, لیگل ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, آپ روک نہیں سکتے ہیں پوری جتنی سرحد ہے ہماری افغانستان کے ساتھ, وہ ساری فوج اس کو نہیں روک سکتی ہے. اسمگلنگ وہاں سے چوری چھپے ہو ہی جاتی ہے. تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ صرف پاکستان نہیں ہے, جو 4 کروڑ آبادی افغانستان کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے, تو اس کو اپنا صوبہ سمجھیں, شامل کرنا ہے, اس کو اپنا صوبہ سمجھیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ چوری چھپے جائے گی. اگر ہم اس کو لیگلائز کر دیں, وہ ایکسپورٹ پراپر ہو, وہاں سے ڈالر آ جائیں, تو وہ بھی ہو سکتا ہے, چونکہ انہوں نے بھی تو جینا ہے نا, سانس لینا ہے. وہ پھر اسمگلنگ کریں گے, وہ انڈیا کی طرف دیکھیں گے, وہ چائنا کی طرف دیکھیں گے, وہ امریکہ کی طرف دیکھیں گے, تو ہمیں اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. اسی طرح آپ نے بات کی کہ گندم پہلے ہم نے ایکسپورٹ کر دی پھر امپورٹ کر دی. اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے. ابھی ٹائم تو ہمارے پاس کم ہے, اس پہ ہم بعد میں کسی کا ڈسکشن کریں گے, لیکن جنرلی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ایکسپورٹ کرنے سے پہلے کہ ہماری لوکل ریکوائرمنٹ پوری ہے. اگر ہماری لوکل ریکوائرمنٹ پوری ہے اور اس کے اکارڈنگلی ہم چلتے ہیں ڈمی ڈیٹا کے اوپر. ڈاکٹر صاحب کیا بمپر کراپ ہے, کیا آپ نے وہ چھیڑ دی ہے دل کے وہ راہ کو. ہمارے یہاں کوئی ڈیٹا نہیں ہے, بالکل ہمارے ملک میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے. پچھلے دنوں میری ایک منسٹری میں بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جی امریکہ سے ہمیں اتنی ایکسپورٹ ہے ہماری. میں نے کہا اتنی ایکسپورٹ نہیں ہے. آپ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں امریکہ بیٹھ کے پوری دنیا کا ڈیٹا امریکہ کے پاس ہے. اس کی 17 ٹریلین کی ایسے نہیں اس کی ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کے کنٹرول کرتے ہیں. آپ کے ملک میں جو چیز سرپلس ہے یا آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ اٹھا کے آپ کے کسی اور کو بھیج دیں گے. وہ سارے کارٹل ان کے پیچھے وہ کام کرتے ہیں, تو وہ پیمنٹ ٹرانزیکشن وہاں سے ہو جاتی ہے. وہ چاہے اس میں زیادہ تر ایگریکلچر کی چیزیں ہوتی ہیں, کھانے پینے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ڈیٹا ہے ہی نہیں, ڈیٹا بینک نہیں ہے. لاہور چیمبر اس کے اوپر کام کر رہا ہے, ڈیٹا بینک بھی ہم بنا رہے ہیں, ہم ایکسپورٹ کے اوپر ایک جامع پالیسی بنا رہے ہیں, اور ہم حکومت کو دیکھے بغیر ہم اس کے اوپر ورک شاپس, اس کے اوپر جو ہے نا ڈفرنٹ ہم بنا رہے ہیں کہ جی 2 چیزوں کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں. ایک جو ایگزسٹنگ بزنس مین ہے اس کی کیپیسٹی بڑھائیں, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے, اس نے ایکسپورٹ کرنی ہے چیزوں کے اندر, وہ پروفیشنلزم لے کے آئے, اور نئے ایکسپورٹر کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو انڈلج کریں. تو وہ ایک کمپریہنسو, اس پہ پھر کسی وقت بات ہوگی. جو ڈیٹا کی آپ نے بات کی, تو 2010 میں بھی لاہور چیمبر سے میں نے EDF میں ایک پروجیکٹ سبمٹ کیا تھا اسی بزنس سینسز کے نام پہ, کہ پورے لاہور کا ایک سینسز ہونا چاہیے, اور اس سینسز کے تھرو ڈیٹا آنا چاہیے پہلے تو, اور اس ڈیٹا کے اوپر پھر فردر پلاننگ ہونی چاہیے کہ سیکٹوریل ڈیولپمنٹ کس طرح ہونی چاہیے, کہاں کہاں سیکٹر بننے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈسٹریل زون جتنے بنے ہیں ان کو تو آپ نے ریئل اسٹیٹ بیسیکلی بزنس بنا دیا. ڈاکٹر صاحب جس ٹاپک کو آپ چھیڑیں گے نا, وہی اتنا رلا دینے والا ٹاپک ہے کہ اس کے پیچھے یہ پورا ایک مافیا پڑا ہوا ہوتا ہے. میں نے پہلے ہی ایک بات کہی کہ جی جو بھی آپ فائل کھولتے ہیں نا وہ کرپشن کی بنیاد پہ کھلتی ہے. جس پہ کرپشن نہیں ہوتی, جس میں کرپشن نہیں ہوتی وہ تو پروجیکٹ یہاں چلتے ہی نہیں ہے. تو آپ کے پروجیکٹ ہی کرپشن کی بنیاد پہ کھولے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات کرنا اب انڈیویجولی ہر ٹاپک کے اوپر فضول ہے. سولوشن کیا ہے, میں بتا رہا تھا کہ ایک تو آپ ایمنسی دیں ڈالر کے اگینسٹ, انڈسٹریل ایمنسٹی, جو آپ کی انڈسٹری بھی بڑھے اور اس کے اوپر آپ اس کو دیں. دوسرا آپ جو ہے نا یہ کول انرجی کے اوپر آپ جائیں, بالکل 3 سالوں میں آپ اس کو کر سکتے ہیں, ہائیڈرو, کول, سولر اور ونڈ. اور تیسرا آپ بلو اکانومی اس کو ذرا ٹھیک کریں, مافیا سے نکالیں. چوتھی سب سے اہم بات, جو 22% ہماری ایگریکلچر ہے اس کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ جو کہ 10-15% پروڈکشن سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت. دیکھیں ایک تو ییلڈ پر ایکڑ نہیں ہے, وہاں پہ ہم نے جو نیچرلی وہ ٹیکنالوجی ہے وہ چینج نہیں کی. ہمارے پاس ییلڈ پر ایکڑ نہیں بڑھ رہی, اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے اور کون سی پروڈکشن ہمیں آنی چاہیے اور کون سی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ہم ابھی تک 32 من پر ایکڑ پہ جا رہے. اب دیکھیں کپاس کا کیا ہے کہ جی اب 30% ہمارے پاس ہے, 70% ہم امپورٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
15 लाख 15 करोड़ बेल्स और वो सारी, तो गन्ने के ऊपर हम आ गए। अब गन्ने का ये है कि जी हमने चीनी तो बना ली, चीनी पड़ी है हमारे पास से, $1 बिलियन की चीनी एक्सपोर्ट हो सकती है, वो नहीं हम कर सके एक्सपोर्ट। लोकल भी वो प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, चूंकि बाकी इनपुट बढ़ गई है सारी और अखराजात बढ़ गए हैं सारे, बिजली बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, तो वो सारी विशियस सर्कल में सारी चीजें जो है ना वो इंक्रीज हो गई हैं प्राइसेस उसकी। तो एक तो हम बर वक्त फैसले नहीं करते। अब वो $1 ट्रिलियन पड़ा हुआ है तो हम उसको इनकैश नहीं कर रहे, वो $1 ट्रिलियन वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वो चीनी वहां पड़ी हुई है। तो चीनी जो है ना वो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे वेल इन टाइम, अगर हमने वो करनी होती तो ना जाने मार्केट टाइमिंग की तरफ हम आते हैं। और इस वक्त काफी ज्यादा चल रहा है। मैं यूरोप में रहा हूं, मैंने दुनिया में काफी जगह देखा है जहां कोई इशू नहीं है उनका, लेकिन मार्केटें एक टाइम पे खुलती हैं, एक टाइम पे बंद होती हैं, और वो टाइम सनलाइट के रेफरेंस से होता है। कि हमारे यहाँ क्यों लेट आवर मार्केट? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें दो राय पाई जाती हैं अवाम में भी, और इसके सोल्यूशन भी दो हैं। सबसे पहला तो नेचुरल जो सोल्यूशन है वो अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने दिन काम करने के लिए बनाया है, नेचर से हमें हटना नहीं चाहिए बनाया है, तो उस नेचर से हम मुतजाद हो गए। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जी हमारा एक स्ट्रक्चर, एक हमारा मेंटालिटी एक डेवलप हो गई है कि हमने रात और दिन को मिक्स करके अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लिया है, जिसमें हमने अपने लिए टाइम खत्म कर दिया है। हमने जो टाइम अपने लिए खत्म किया है, तो हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा या साइको पेशेंट है, या स्ट्रेस है, या ब्लड प्रेशर है, या शुगर है उसको, इसलिए कि वो खुद को टाइम नहीं दे रहा। बिल्कुल सही कहा। वो 4-5 घंटे उसे खुद को देने चाहिए, वो खुश रहे। वो अपने आप को, अगर इंसान जो है ना वो एक मशीन की माना दिया, तो वो कोई अकले कुल तो है नहीं, तो उसको भी मशीन की तरह चलेगा तो वो भी खराब हो जाएगा। तो उसको भी जो है ना इस स्ट्रेस से निकलने के लिए टाइम चाहिए। तो हमें हमारा जो स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है देखे, वो तो एक जो हमारा कल्चर है वो तो ये है कि जी आधी रात और आधा दिन हम काम करें, तो आधी रात और आधा दिन हम जो है ना वो अपने आप को रुस्वा करेंगे और मसलों में। तो मैं समझता हूँ कि हमें नेचर से बगावत नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ये है कि जो उससे एनर्जी भी सेव हो सकती है, जिसका हमारे पास बहरान है, और हमें बाहर से वो डॉलर दे के वो सारी चीजें मंगवानी पड़ती हैं। और तीसरी बात यह है जो सबसे अहम है कि जी हमारी पब्लिक को इसमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करने की जरूरत है कि हम अगर स्ट्रक्चर को नेचर के करीब लेके आएंगे तो राज़िक तो अल्लाह की जात है, रिज़्क उसने देना है, वो हम रात को बैठे या दिन को बैठे वो नहीं है। हमें अपना टाइमिंग सेट करनी चाहिए, जिससे ना सिर्फ हमें एनर्जी और बाकी चीजों में फायदे होंगे, बल्कि हमें जो एक इंसानियत के तौर पे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होंगे, हम अपने आप को टाइम भी दे सकेंगे। अब दुनिया में देखें ना जो स्ट्रक्चरिंग होती है, गो के अगर बड़े डेवलप कंट्री हैं हम तो 24 घंटे की मार्केट भी हो सकती है, लोग काम करते रहे, लाइटें शाइटें, ये वो बिजली का कोई इशू नहीं होता जिन मुल्कों में, तो मैं समझता हूँ वो मार्केट्स भी अवेलेबल होती हैं, उस पर भी काम करना चाहिए। अब अगर उसमें दूसरा अगर डाटा ले लें तो उसमें टैक्सेशन, उसमें लोगों की सेल, उसमें वो चीजें भी बढ़ती हैं, लेबर का काम और ये वो सारी, तो वो ऑलमोस्ट अगर ये 65 अरब रुपए बचाते हैं तो 100 अरब रुपए उसमें वो नुकसान भी होता है। तो इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता करेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। मैं समझता हूँ आज अगर जरूरत है वक्त की तो हम इसको टाइम को थोड़ा एडजस्ट कर लें। रात को अब सर्दी हो जाती है, आपको धुंध हो जाती है, आप उसमें थोड़ा अगर 2-3 महीने के लिए अगर हम इसको अडॉप्ट भी कर लें इस पॉलिसी को तो कोई बुराई बात नहीं है इसमें, लेकिन इसको परमानेंट बुनियादों पर लेके आना चाहिए। मैं समझता हूँ इसको परमानेंट बुनियादों पर लाने के लिए भी इसका पूरी वर्किंग, पूरा होमवर्क चाहिए। आप अचानक से एक फैसला सुना देते हैं तो लोग उसके लिए तैयार नहीं होते, ये सबसे बड़ा अलमिया है। आप 2-4 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल पहले अल्टरनेट चीजों के ऊपर काम करें, एक होमवर्क करें, फिर एक पॉलिसी लेके आए, फिर वो परमानेंट पॉलिसी हो, डंग टपाओ पॉलिसी ना हो, फिर आप किसी तरफ लेके आए तो फिर ये मामला चलने हैं। हुकूमतें जब 2 घंटे की पॉलिसी लेके आएंगी और 1 दिन की और डंग टपाओ पॉलिसी लेके आएंगी तो किस तरह ये माशरे डाकिज़म हमें खत्म करना चाहिए। जफर महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आपके साथ रही। हम एक दफा फिर आपको तकलीफ देंगे क्योंकि ये बातें ऐसी हैं कि इसके ऊपर हम घंटों बात कर सकते हैं। हमने तो डॉक्टर साहब मोटी मोटी बातें की हैं, बिल्कुल उसमें डिटेल में नहीं गया, फैक्ट्स एंड फिगर में नहीं गया, वो सारी चीजों में नहीं गया। हम तो ये चाहते हैं नेक्स्ट टाइम हम फैक्ट्स एंड फिगर में जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। जी नाजरीन, आपने देखा और आपने सुना कि हमारे पास तमाम मसाइल का हल मौजूद है। हमें सिर्फ अपनी डायरेक्शन को ठीक करने की जरूरत है, हमें प्रॉपर पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। 3 साल में हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। जफर महमूद साहब ने बड़ा क्लियर कट इसमें आइडिया दे दिया है। एक्सपोर्ट इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, एक्सपोर्ट में मैक्सिमम बेनिफिट दिए जाएं ताकि आपकी आमदन बेहतर हो और अखराजात आपके एक्सपोर्ट। इसी तरह इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हुई है कि वो इंडस्ट्रीज लगाई जाएं जिससे आपकी इंपोर्ट खत्म होके लोकल प्रोडक्शन और लोकल जो लोगों की जरूरियात हैं वो पूरी हों। इसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी बात की है
تو ناظرین ہمارے پاس سولوشن موجود ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، صرف ہمیں اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کریکشن کی ضرورت ہے، وہ اگر ہم کر لیں تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ظفر محمود صاحب ایک دفعہ پھر۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے ہوسٹ ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔